नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विंडो में। आज के सामान्य अध्ययन के सेशन में पाचन तंत्र भाग 2 में हम देखेंगे ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और पाचन ग्रंथियों के बारे में। यानी कि आज हम मानव पाचन तंत्र को पूरा पढ़ने वाले हैं और इसके साथ ही बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको आज पूरे पाचन तंत्र को केवल एक पेज में याद भी करवाने वाला हूँ। और उसके बाद हम विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो ये वीडियो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पाचन से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। जो साथी आज पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानव पाचन तंत्र के भाग 2 को। हमने मानव पाचन तंत्र के भाग 1 में जाना था मुख गुहा और लार ग्रंथियों के बारे में। तो आज हम सीखने वाले हैं इन सब के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा को। और इसके साथ ही हम इनसे संबंधित जितनी भी पाचन ग्रंथियां हैं उनको भी आज पूरा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्रास नली से। देखिए, अगर हम ग्रास नली की बात करें तो जो ये हिस्सा है ये हमारी मुख गुहा से लेकर के यहाँ नीचे तक जो आ रहा हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहलाता है ग्रास नली। और इस ग्रास नली की जो लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी मानव में ग्रास नली पाई जाती है। और देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये आपने याद रखना है कि ग्रास नली में किसी भी प्रकार के पाचन की क्रिया नहीं होती है। और देखिए, जो ग्रास नली है इसमें जो भोजन की गति होती है उसे हम कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। अभी क्रमानुकुंचन गति क्या है समझिए। देखिए, जब हम भोजन को मुख से लेते हैं तो ये भोजन जब नीचे को उतरता है हमारी ग्रास नली में, आपने अनुभव किया होगा कि सीधे निगलते ही हमारा जो भोजन है वो सीधे नीचे नहीं पहुंचता है, वो धीरे 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 करके नीचे को उतरता है। और इस गति को ही हम कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। ये कुछ इस प्रकार से होती है। ये जो क्रमानुकुंचन गति है ये नियमित संकुचन यानी कि पिचकना और प्रसार यानी कि फैलना इसके कारण होती है। तो ये गति कहलाती है क्रमानुकुंचन गति। तो हम कहेंगे कि ग्रास नली में जिस गति के कारण हमारा भोजन नीचे उतरता है वो गति कहलाती है क्रमानुकुंचन। और यहाँ एक जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो ग्रास नली में केवल भोजन नीचे उतरता है और वो नीचे उतर के पहुंचता है हमारे दूसरे भाग जो कि है आमाशय में। तो चलिए अब जानते हैं आमाशय के बारे में। देखिए, आमाशय की अगर हम बात करें तो आमाशय हमारे पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग है, ये भी आपने याद रखना है। और हमारे आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो हमारा आमाशय है उसे 3 भागों में बांटा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए, जो पहला भाग है वो कहलाता है कार्डियक भाग। ये देखिए, ये जो हिस्सा है, यहाँ वाला हिस्सा जो पूरा है ये हिस्सा हमारा कार्डियक वाला भाग। इसके बाद जो दूसरा भाग है वह है फंडिक। फंडिक भाग, ये जो हिस्सा है हमारे आमाशय का, ये भाग कहलाता है हमारा फंडिक भाग। जो पूरा का पूरा भाग आपको दिख रहा है यहाँ तक, ये जो है ये भाग है हमारा फंडिक। और इसके बाद तीसरा जो अंतिम भाग है हमारे आमाशय का वो है पाइलोरिक भाग। तो ये रहा पाइलोरिक। तो इस प्रकार से हमारे आमाशय के 3 भाग, पहला आ गया कार्डियक, दूसरा आ गया फंडिक और तीसरा आ गया पाइलोरिक भाग। आमाशय के इन भागों के बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, जो कार्डियक है वो हमारे आमाशय का ऊपरी भाग है। तो ये है हमारे आमाशय का सबसे ऊपरी भाग। और ग्रास नली जुड़ी होती है इस कार्डियक भाग से ही। जो ग्रास नली है हमारी वो जुड़ी है इस कार्डियक भाग से, यानी कि ग्रास नली जब भोजन लाएगी तो आमाशय के कार्डियक भाग में लेके आएगी। और इसके बाद जो कार्डियक भाग है उसमें पाई जाती हैं ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। ये याद रखना है आपने। जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं उनसे निकलता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये भी आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं उनसे निकलने वाले अम्ल का नाम है HCl। और ये हमारे पाचन तंत्र में निकलने वाला एक अम्ल भी है। अब देखिए, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये भोजन को बना देता है अम्लीय। अब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने भोजन को बना दिया है अम्लीय, और इसके साथ ही ये जो HCl है ये करता है जीवाणु को नष्ट करने का काम। तो हमारे भोजन में जो भी हानिकारक जीवाणु पहुंचते हैं उन जीवाणुओं को ये HCl नष्ट कर देता है। इसके साथ ही इसका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है।
अब ये क्या है पेप्सिन, इसके बारे में अभी हम समझने वाले हैं, लेकिन यहाँ आप जान लीजिए कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एंजाइम है जो फिर प्रोटीन पर काम करने वाला है। इसके बारे में अभी हम समझ रहे हैं। आमाशय में पाया जाने वाला ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की दीवारों को भी जला सकता है। अब इन दीवारों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर होती है म्यूकस कोशिकाएं। इन म्यूकस कोशिकाओं से निकलता है म्यूकस, जो कि आमाशय की दीवारों और जठर ग्रंथियों को इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षित रखता है। ये भी आपने याद रखना है कि जो म्यूकस है वो आमाशय की दीवारों को इस HCl से सुरक्षित रखने का काम करता है। तो ये हो गया कार्डियक भाग। अब देखते हैं हम फंडिक भाग के बारे में। ये रहा फंडिक भाग। फंडिक आमाशय का मध्य भाग है। तो मैंने बताया था आपको कि जो फंडिक वाला भाग है वो है ये बीच वाला भाग है, जो ये पूरा भाग है फंडिक वाला भाग। ये जो फंडिक वाला भाग है इसके बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जाननी है वो है रुगी या रुगे भी इसे बोला जाता है। ये जो भाग दिख रहा है देखो आपको, ये जो कांटों की ऐसी रचना दिखाई दे रही है ये सारा भाग है रुगी या फिर इसे रुगे भी बोला जाता है। अब ये रुगे क्या है, देखो ये जो रुगे हैं ये आमाशय में भोजन को पचाने के लिए रोक के रखते हैं। अभी हमने बताया था कि आमाशय में जो भोजन है वो लगभग 4 घंटों तक पचने के लिए रुके रहता है। तो ये भोजन को इस आमाशय में रोकने का काम करता है वो है रुगी। ये आपने याद रखना है। देखिए जब हमें भूख लगती है तो हमारे पेट में एक प्रकार की चुभन होने लग जाती है। वो जो चुभन होती है वो रुगी के कारण ही होती है। तो जब भूख लगती है हमें तो ये जो रुगी हैं ये हमारे पेट में हमें चुभने लग जाते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमारे पेट में कुछ चुभन सी हो रही है। देखिए अभी तक हमने जो कार्डिक और फंडिक वाले भाग के बारे में जाना, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि कार्डिक और फंडिक वाले भाग में अभी तक पाचन की क्रिया नहीं हुई है। यहाँ पर को किसी भी प्रकार का पाचन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर को कोई भी पाचक एंजाइम अभी तक नहीं निकले हैं। अब देखिए पाइलोरिक वाले भाग को हम समझते हैं कि क्या यहाँ पर भी कोई पाचन की क्रिया होती है या फिर नहीं होती है। चलिए जानते हैं कि क्या होता है पाइलोरिक में जब भोजन पहुँचता है। देखिए जो पाइलोरिक वाला भाग है वो आमाशय का अंतिम भाग है। तो ये जो लास्ट वाला भाग है ये भाग है हमारे आमाशय का अंतिम भाग। और इस पाइलोरिक वाले भाग में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो जठर ग्रंथियां हैं ये है हमारे पाइलोरिक वाले भाग में। और इन जठर ग्रंथियों से निकलते हैं 2 एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक हमने देखा था कि जो कार्डिक वाला भाग था या फिर फंडिक वाला भाग था इनमें एंजाइम नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब जो जठर ग्रंथियां हैं जो पाई जाती हैं पाइलोरिक वाले भाग में उनसे निकलते हैं ये 2 एंजाइम और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक एंजाइम है पेप्सिन और दूसरा एंजाइम है रेनिन। तो चलिए जानते हैं कि पेप्सिन और रेनिन क्या करते हैं। देखिए जो पेप्सिन एंजाइम है ये मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन का प्रारंभ करता है तो वो है पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है कहाँ? आमाशय में, और आमाशय में निकला है ये जठर ग्रंथियों से। अब देखिए जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ये आपने याद रखना है कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इसके बाद जो दूसरा एंजाइम यहाँ से निकलता है वो है रेनिन एंजाइम। और रेनिन एंजाइम क्या करेगा? देखिए रेनिन करता है दूध के पाचन में सहायता। ये दूध का दही में स्कंदन कर देता है। ये दूध को दही में बदल देता है। आपने ऐसा देखा होगा जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं केवल दूध पीते हैं, अगर वो कभी उल्टी कर दें, वो कभी वोमिटिंग कर देते हैं तो आपने ये देखा होगा कि जो उन्होंने दूध पिया था जब वो पेट से निकलता है वो दही के रूप में दिखता है। तो वो जो दूध का दही में स्कंदन हुआ है वो हुआ है रेनिन के कारण। अब देखिए रेनिन क्या करता है? दूध में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, केसिन प्रोटीन। कई बार पूछा जाता है दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो वह है केसिन प्रोटीन। तो रेनिन एंजाइम इस केसिन प्रोटीन को बदल देता है कैल्शियम पैराकेसिनेट में। तो रेनिन का काम है केसिन को बदल देना कैल्शियम पैराकेसिनेट में। तो ये था पाइलोरिक भाग जिसमें 2 प्रकार के हमने देखे एंजाइम, एक था पेप्सिन और दूसरा रेनिन। देखिए अब तक जो भोजन हमारे आमाशय में पहुंचा था इसे हम कहते हैं बोलस। इसके बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था। जिन लोगों ने वो क्लास ज्वाइन नहीं की है उनके लिए यहाँ लिंक आई टैब में आ रहा है, आप यहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। देखिए जो बोलस था जब आमाशय में आया और आमाशय में आने के बाद जब उसका पाचन हुआ, जब ये इस आमाशय से आगे को निकलता है तो ये कहलाता है काइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आमाशय के बाद जब भोजन आंत में प्रवेश करता है तो ऐसे भोजन को हम कहते हैं काइम। अब ये बोलस नहीं रहा, अब ये बन गया है काइम। तो ये था
आमाशय के बारे में एक बार हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। आमाशय के हमने 3 भाग देखे, एक कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। और केवल पाइलोरिक भाग से निकले थे 2 एंजाइम, जिनमें से एक था पेप्सिन और दूसरा रेनिन। पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में बदला और रेनिन ने केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल दिया। और इसके बाद ये जो भोजन है ये कहलाया काइम, और भोजन ने प्रवेश कर लिया छोटी आंत में। तो चलिए अब देखते हैं हम छोटी आंत के बारे में। जो छोटी आंत है इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। और देखो यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि जो हमारी छोटी आंत है हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। तो फिर इसका नाम छोटी आंत क्यों रखा गया है अगर ये सबसे लंबा भाग है? तो देखिए जो छोटी आंत है ये संकरी होती है। संकरी मीन्स पतली होती है, ये होती है चौड़ाई में पतली। जबकि जो ये बड़ी आंत है, देखो ये है बड़ी आंत, ये चौड़ाई में होती है अधिक चौड़ी। किसकी तुलना में? छोटी आंत की तुलना में। इसलिए इसका नाम रखा है छोटी आंत। जबकि जो बड़ी आंत है वास्तव में इसकी लंबाई छोटी आंत से कम होती है, लेकिन इसका नाम बड़ी आंत इसलिए है क्योंकि ये है चौड़ी। जबकि ये छोटी आंत जो लंबी है, सबसे अधिक लंबी है हमारे पूरे आहार नाल में, इसका नाम छोटी आंत इसलिए रखा गया है क्योंकि ये चौड़ाई में है संकरी या फिर पतली, इसलिए इसका नाम रखा गया है छोटी आंत। जबकि ये हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अब देखिए जो ये छोटी आंत है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूर्ण पाचन तथा अवशोषण का स्थल होता है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कभी कि पूर्ण पाचन का स्थल या फिर अवशोषण का स्थल कौन सा है, तो वो है छोटी आंत। देखो जो छोटी आंत है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। इन तीनों को हम डी, जे और ई इस शॉर्ट फॉर्म से भी याद रखते हैं, डी, जे, ई, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। चलिए समझते हैं हम पहले ड्यूडेनम के बारे में। देखिए जो ड्यूडेनम है ये छोटी आंत का अग्रभाग है। अब देखिए ये जो भाग दिख रहा है आपको, देखिए जो मुड़ा हुआ यू आकार का भाग होता है ये कहलाता है ड्यूडेनम। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न कि हमारी जो आहार नाल है उसमें जो छोटी आंत का यू आकार का भाग है उसे क्या कहा जाता है, तो वह है ड्यूडेनम। देखिए ड्यूडेनम से कोई एंजाइम नहीं निकलता, ये भी आपने याद रखना है। ड्यूडेनम से किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ड्यूडेनम से एंजाइम नहीं निकल रहा है। अब देखिए जो ड्यूडेनम है इससे निकल रहे 2 हार्मोन, और ये हैं कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन हार्मोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए भी और हमारे पाचन तंत्र के लिए भी। अब क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए समझते हैं हम पहले कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में। देखिए अभी तक हमने ये जाना था कि जब भोजन आमाशय से, ये है हमारा आमाशय स्टमक, इस आमाशय से जब जो भोजन था जिससे हमने कहा था काइम, ये मान लीजिए ये भोजन है और ये काइम जो है ये जब आगे को आ रहा है तो हमने देखा था यहाँ पर ये हो गया था अम्लीय। और किसके कारण ये अम्लीय हुआ था? ये हुआ था HCl के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ये जो भोजन था ये हो गया था अम्लीय, जिसे हमने कहा था काइम। अब देखिए जो काइम है, अम्लीय काइम जब पहुंच रहा है कहाँ? ड्यूडेनम में, यानी कि छोटी आंत में जब ये पहुंचा तो क्या इसका पाचन यहाँ शुरू होगा या फिर नहीं होगा? देखिए जो भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत की एक विशेषता ये है कि छोटी आंत अम्लीय माध्यम में पाचन नहीं कर सकती है। अम्लीय माध्यम में पाचन नहीं कर सकती है कौन? छोटी आंत। तो क्या किया जाए यहाँ पर? देखिए अब छोटी आंत में भोजन तो पहुंच गया जो कि है अम्लीय, लेकिन छोटी आंत का अलग ही ड्रामा है, ये कहती है कि मैं अम्लीय माध्यम में पाचन नहीं कर पाऊंगी। अब देखो क्या होगा यहाँ पर को, तो यहाँ पर को ड्यूडेनम से निकलने वाला जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ये इसका हल निकालता है इस अम्लीय माध्यम का। ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ये पित्ताशय को उत्तेजित कर देता है। अब देखिए ये रहा हमारा पित्ताशय, ये हमारा गॉल ब्लैडर। यहाँ देखिए ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का, ये है पित्ताशय। कोलेसिस्टोकाइनिन ने करा पित्ताशय को उत्तेजित। और क्यों करा? देखिए क्योंकि पित्ताशय में रहता है पित्त, तो पित्ताशय में पित्त एकत्रित रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पित्ताशय में रहता है पित्त एकत्रित। लेकिन ये बनेगा कहाँ पर? देखिए जो पित्ताशय में एकत्रित रहने वाला पित्त है जिसे हम बाइल कहते हैं वो बनता है यकृत में। ये रहा यकृत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने नोट करके रखनी है कि जो यकृत है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त का निर्माण यकृत में ही होता है। ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो वह है यकृत में। और पित्त कहाँ पर एकत्रित रहता है? वो रहता है पित्ताशय में।
अब देखिए यहाँ से जो पित्त बना, यकृत में बना पित्त, और वो कहाँ आ गया, इस पित्ताशय में एकत्रित हो गया, यहाँ पर कोई एकत्रित हो गया। और देखो जो कोलेसिस्टोकाइनिन है उसने इस पित्ताशय से कहा कि फटाफट से यहाँ भेजने का काम शुरू करो पित्त को। क्यों भेजो? क्योंकि यहाँ से जो भोजन आ रहा है वो आ रहा है अम्लीय भोजन, और जो छोटी आंत है ये अम्लीय भोजन पर पाचन शुरू नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो पित्त यहाँ आ रहा होगा ये होगा क्षारीय प्रकृति का, यह है क्षारीय प्रकृति का। अब चलिए इस पित्त के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये पित्त आखिर में करता क्या है। देखिए पित्त यानी कि बाइल जो है इसका पीएच मान होता है 7.7 और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि पित्त में क्या कोई एंजाइम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो उसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसके साथ ही जो पित्त का प्रमुख कार्य है वो क्या है, देखो वसा का इमल्सीकरण करना। अब थोड़ा सा इस वसा के इमल्सीकरण को समझ लेते हैं। देखिए जो आमाशय से वसा छोटी आंत में आती है वो बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में आती है, इस पर कोई भी एंजाइम कार्य नहीं कर पाता है। तो जो ये पित्त है, ये जो पित्त है ये इस वसा की गोली को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है। सामान्य भाषा में कहें तो ये वसा की बड़ी गोली को छोटी छोटी गोलियों में कुछ इस प्रकार से विखंडित कर देता है। इस क्रिया को ही हम कहते हैं वसा का इमल्सीकरण। तो यह है वसा का इमल्सीकरण जो कि किया गया है पित्त के द्वारा। अब देखिए पित्त रस जो होता है इसमें दो मुख्य वर्णक होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। एक है बिलिरुबिन जो कि होता है पीले रंग का, और एक दूसरा है बिलिवर्डिन जो कि होता है हरे रंग का। और इसके साथ ही देखिए जब ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दोनों मिल जाते हैं तो जो हमारा मल होता है उसका भूरा रंग जो बनता है वो बनता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के मिश्रित होने के कारण। तो मल के भूरे रंग के लिए ये दोनों रंग जिम्मेदार हैं। इसके बाद देखिए जो बिलिरुबिन है ये बनता है कब, जब लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं तो निर्माण होता है इस बिलिरुबिन वर्णक का जो कि है पीले रंग का। अब देखिए ये जो बिलिरुबिन वर्णक है ये अगर रक्त से यकृत में ना पहुंचे, कहाँ, रक्त में जब रक्त कोशिकाएं टूटी लाल रक्त कोशिकाएं तो बना बिलिरुबिन और वहां से ये पहुंचता है यकृत में। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है जिससे हमारी त्वचा होने लग जाती है पीली, और इस रोग को कहते हैं पीलिया या फिर जॉन्डिस। तो जॉन्डिस हो जाता है बिलिरुबिन के रक्त में बढ़ने के कारण। और इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सामान्य बिलिरुबिन स्तर है वो है 0.2 से लेकर के 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर रक्त। अगर इससे अधिक हमारे रक्त में बिलिरुबिन पाया जाता है तो वो स्थिति बन जाती है पीलिया की। तो देखिए पित्त ने भोजन को क्या किया, पित्त ने भोजन को कर दिया क्षारीय, जो इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए फिर से समझते हैं कि कोलेसिस्टोकाइनिन ने तो पित्त को बुला लिया जिससे कि भोजन हो गया अब क्षारीय। अब देखते हैं क्या करता है दूसरा हार्मोन सेक्रेटिन। देखिए कोलेसिस्टोकाइनिन ने तो पित्ताशय को उत्तेजित कर दिया, इसके बाद सेक्रेटिन क्या करेगा, देखो जो सेक्रेटिन हार्मोन है ये अग्न्याशय को उत्तेजित करेगा। अब देखिए अग्न्याशय रहा, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है अग्न्याशय वाला हिस्सा, कि यहाँ देखिए ये है अग्न्याशय वाला हिस्सा। अब इस अग्न्याशय की एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करता है। देखिए इस अंतःस्रावी के बारे में और इस बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम फिर डिटेल से समझेंगे अपने आने वाले टॉपिक्स में, जहां हम अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों को अलग से पढ़ रहे होंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है। और देखिए जो इस अग्न्याशय से निकलने वाला रस होता है उसे हम कहते हैं पूर्ण पाचक रस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अग्न्याशय से निकलने वाले जो रस है उसे कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। क्यों कहा जाता है, देखिए इसे पूर्ण पाचक रस, अग्न्याशय में पाए जाते हैं ये एंजाइम, एक है ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज और तीसरा लाइपेज। अब देखिए ट्रिप्सिन क्या करता है, अगर आपको याद है, देखिए अभी हमने देखा था आमाशय में एक एंजाइम था पेप्सिन। इसने प्रोटीन को बदल दिया था पेप्टोन में बदला था किसने, पेप्सिन एंजाइम ने। अब देखिए ये जो पेप्टोन है ये बदल गया है पेप्टाइड में, और इस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ट्रिप्सिन एंजाइम ने पेप्टोन को बदल दिया पेप्टाइड में, ये आपने याद रखना है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो बदल देता है पेप्टोन को पेप्टाइड में। इसके बाद जो दूसरा एंजाइम है एमाइलेज, वो क्या कर रहा है, देखिए वो स्टार्च को बदल देता है शर्करा में। एमाइलेज बदल देता है स्टार्च को शर्करा में। और इसके बाद जो तीसरा एंजाइम है इस पूर्ण पाचक रस में वो है लाइपेज, कि जो लाइपेज है इस वसा को बदल देता है
और ग्लिसरॉल में। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, जो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज हैं, ये हमारे भोजन के मुख्य घटकों, पहला घटक हो गया प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट और तीसरा वसा। ये जो तीनों एंजाइम हैं, ये इन तीनों घटकों का पाचन करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। अब देखो, हमने यहाँ तक ये समझ लिया कि जो हमारा भोजन है आमाशय से जब आया था यहाँ छोटी आंत में, तो वो था अम्लीय, और अम्लीय को क्षारीय बनाने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन ने पित्ताशय को उत्तेजित किया, और इसके बाद सिक्रेटिन ने अग्न्याशय को उत्तेजित किया, जिससे निकले 3 एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, और इन्हें कहा गया पूर्ण पाचक रस। अब देखिए, इसके बाद जो अगला भाग है छोटी आंत का, उसमें क्या होने वाला है। देखिए, जो दूसरा भाग है हमारी छोटी आंत का, जो मध्य भाग है, उसे कहा जाता है जेजुनम या फिर मध्यांत्र। अब देखिए, जो जेजुनम वाला भाग है, यहाँ पर भी कोई एंजाइम नहीं निकलता है, और देखिए यहाँ पर कुछ जो हमारा भोजन है उसको फैला दिया जाता है। इसके बाद जो हमारी छोटी आंत का अंतिम भाग है वह है इलियम, शेषांत्र इसे कहा जाता है। इलियम वाला जो भाग है, यहाँ पर पाई जाती हैं आंत्र ग्रंथियां, यहाँ पर पाई जाती हैं हमारी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, और इन ग्रंथियों के द्वारा जो निकलने वाले स्राव होते हैं उन्हें कहते हैं हम आंत्र रस या फिर सक्कस एंटेरिकस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सक्कस एंटेरिकस है वो कहलाता है आंत्र रस, और इस सक्कस एंटेरिकस में होते हैं कुल 5 एंजाइम। इनमें से जो आपने याद रखना है वो है ये वाला इरेप्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेप्टाइड को बदल देता है अमीनो अम्ल में। तो इस प्रकार से प्रोटीन का जब पाचन पूर्ण हो गया, वो बदल गया है अमीनो अम्ल में। ये भी आपने याद रखना है, प्रोटीन का जब पाचन पूर्ण हो जाता है तो वो बदल जाता है किसमें, अमीनो अम्ल में, और जो कि बदला गया है इरेप्सिन के द्वारा। इसके साथ ही जो अन्य एंजाइम है इस सक्कस एंटेरिकस में, वो बहुत आसान है याद रखने। जैसे माल्टेज है, वो माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में बदल देगा। सुक्रेज है, वो सुक्रोज को परिवर्तित कर देगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। लैक्टेज है, वो लैक्टोज को परिवर्तित कर देगा ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में। और जो लाइपेज है, ये करता है देखिए इमल्सीकृत वसा का पाचन, ये इसे बदल देता है ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड में। तो कुछ इस प्रकार से छोटी आंत में हमारे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। इसके बाद इलियम में ही अवशोषण होता है। तो चलिए अवशोषण को समझते हैं। देखिए, इलियम में जो इलियम की भीतरी दीवार होती है उस पर उंगलियों जैसे प्रवर्ध होते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये है, ये अंदर की ओर को कुछ इस प्रकार की उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। ये कुछ इस प्रकार की उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं आंत के अंदर की ओर को। इन्हें हम कहते हैं दीर्घरोम या फिर रसांकुर विली। याद रखिएगा, ये कहलाते हैं दीर्घरोम या फिर रसांकुर या फिर विली कहलाते हैं। और जो ये रसांकुर होते हैं, ये भोजन के अवशोषण के लिए सतह के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। यानी कि ये जो रसांकुर हैं, ये करते हैं भोजन के अवशोषण में सहायता। और ये कहाँ पाए जाते हैं, इलियम में। तो कुछ इस प्रकार से छोटी आंत में भोजन का पाचन भी हो गया है और अवशोषण भी छोटी आंत में ही हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारा भोजन है वो पहुंच जाता है हमारी बड़ी आंत में। तो चलिए जानते हैं बड़ी आंत के बारे में। अब देखिए, जो भोजन है वो हमारी बड़ी आंत में पहुंच चुका है, और इस बड़ी आंत में अभी भी जल पाया जाता है। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है कि भोजन में से जो जल का अवशोषण होता है वो होता है बड़ी आंत में। और देखिए, जो बड़ी आंत है इसकी लंबाई 1.5 मीटर के आसपास होती है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि बड़ी आंत जो है वो लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है। तो देखिए, यहाँ पर को इसकी लंबाई आपको दिख रही है 1.5 मीटर, 5 फुट। जबकि हमने देखा था कि जो छोटी आंत है उसकी लंबाई थी 7 मीटर। तो देखिए, जो छोटी आंत है वो लंबाई में है लंबी, और जो बड़ी आंत है वो है लंबाई में छोटी। अब देखिए, जो ये बड़ी आंत है इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो कहलाता सिकम अंधनाल। देखिए, जो ये वाला भाग है, शुरुआत वाला भाग, जहां पर को छोटी आंत इस बड़ी आंत से मिलती है, ये भाग कहलाता हमारा अंधनाल का। इसके बाद जो अगला भाग है वो कहलाता कोलोन वृदांत्र का। अब देखिए, जो ये भाग ऊपर को जा रहा है, देखिए जो ऊपर को जाने वाला हिस्सा है, ये बड़ी आंत का ये वाला हिस्सा, ये कहलाता हमारा आरोही वृदांत्र, असेंडिंग कोलोन। ऐसे ही जो भाग इधर को जा रहा है ये क्या कहलाएगा, अनप्रस्थ वृदांत्र, ट्रांसवर्स कोलोन। और जो भाग नीचे को आ रहा है ये कहलाता हमारा अवरोही वृदांत्र, डिसेंडिंग कोलोन। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर कोई कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो हिस्सा है ये कहलाता हमारा सिग्मोइड कोलोन। जो लास्ट वाला भाग है ये कहलाता है सिग्मोइड कोलोन। और इसके बाद जो अंतिम भाग है वो कहलाता है मलाशय।
तो कुछ इस प्रकार से ये है हमारी बड़ी आंत के 3 भाग, जिसमें पहला है सेकम, दूसरा है कोलन और तीसरा है रेक्टम। अब देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और जाननी है आपने, जो हमारा ये जो सेकम वाला भाग है, जो हमारी अंधनाल वाला भाग है, यहाँ पर को एक अवशेषीय अंग पाया जाता है जिसे कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ये देखिए ये है अपेंडिक्स, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये है अपेंडिक्स वाला हिस्सा। ये देखिए यहाँ भी देखिए ये जो नीचे वाला भाग है, ये जो दिख रहा है उंगली की जैसी रचना, ये कहलाता है हमारा अपेंडिक्स। अभी जो अपेंडिक्स है ये एक अवशेषीय अंग है जो कि सेलुलोज के पाचन में काम आता था, लेकिन अब ये मनुष्य में अवशेषीय अंग के रूप में रह गया है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए जो हमारा भोजन आया बड़ी आंत में, उससे जल का अवशोषण पूर्णतः करने के बाद ये जो भोजन मलाशय में पहुंचा ये कहलाता है काइल। तो ये भी आपने याद रखना है कि मलाशय में पहुंचने वाला जो भोजन है वो कहलाया काइल, और जिसे हम गुदा एनस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मनुष्य में भोजन का पाचन होता है। चलिए अब इस पूरे पाचन तंत्र को एक पेज में बनाकर देखते हैं कि हम कैसे एक ही पेज में इसको याद करेंगे, और आपने आज इसको याद करना ही करना है। तो चलिए देखते हैं हम इस पूरे पाचन तंत्र को एक पेज में। हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे और आपने इसको याद करना ही करना है, क्योंकि मुझे आज आपको ये याद कराना ही है। देखिए हमने ये जो मुख गुहा वाला भाग है ये हमारे पिछले वीडियो में देख लिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा था उनके लिए लिंक यहाँ ऊपर आ रहा है, आप यहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको इस मुख गुहा के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इस मुख गुहा में हमने जाना था दांत और जीभ के बारे में। देखिए दांत के बारे में हमने जाना था कि दांत होते हैं हमारे 4 प्रकार के, जिनमें से एक है कृंतक जो है 8 दांत, रत्नक 4, अग्रचर्वणक 8 और चर्वणक 12 दांत। इनके बारे में भी आप उस वीडियो में अच्छे से जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि दांत हैं 4 प्रकार के, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इसके बाद है जीभ। देखिए जो जीभ है उसके बारे में हमने जाना था, इसमें 4 प्रकार की जो स्वाद कलिकाएं हैं वो हैं, जो कि हमें अनुभव कराती हैं मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वे स्वाद का। इसके साथ ही मुख गुहा में हमने जाना था लार ग्रंथियों के बारे में, और हमने ये जाना था कि 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। और ये हमने जाना था कि इन लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार में पाए जाते हैं ये 3 एंजाइम, जिसमें एक है लाइसोजाइम जो कि करता है हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम, और दूसरा है टाइलिन और डायस्टेज जो कि करते हैं स्टार्च का पाचन माल्टोज में। तो ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में जान लिया था। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है वो जरूर जाके उस क्लास को चेक करें, आपकी समझ में बहुत अच्छे से मुख गुहा के बारे में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं जो आज हमने जाना। देखिए जो भोजन है जब हमारी मुख गुहा से ग्रासनली में पहुंचता है ये कहलाता है बोलस। ये आपने याद रखना था, बोलस पहुंचा ग्रासनली में, जहां पर हुआ क्रमानुकुंचन गति, और क्रमानुकुंचन गति के बाद ये जो बोलस है ये पहुंच गया हमारे आमाशय में। देखिए तीसरे चरण में हम आ गए हैं आमाशय में, और आमाशय के हमने देखे तो 3 भाग कौन कौन से, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक भाग। कार्डियक में हमने जाना था, यहाँ निकलता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि पेप्सिनोजन को बदलता है पेप्सिन में, और भोजन को कर देता है अम्लीय और जीवाणु को करता है नष्ट। ये सब कुछ था HCl के बारे में। उसके बाद फंडिक में हमने जाना था कि यहाँ पर को भोजन बहुत देर तक रुके रहता है रूगे के कारण, और इसके बाद पाइलोरिक वाले भाग में हमने जाना था कि यहाँ से निकलते हैं 2 एंजाइम पेप्सिन और रेनिन। जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को बदलता है पेप्टोन में, जबकि जो रेनिन एंजाइम है वो केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो कुछ इस प्रकार से आमाशय भी हमारा कंप्लीट। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अब देखिए जो भोजन है वो आमाशय के बाद कहलाया काइम, ये आपने याद रखना था। फिर से छोटी आंत के 3 भाग हमने देखे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो ड्यूडेनम है इसमें हमने देखा कि 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ये पित्ताशय को उत्तेजित करता है, पित्ताशय में पित्त इकट्ठा रहता है, जबकि जो पित्त है वो यकृत में बनता है, और ये जो पित्त है ये वसा का एमल्सीकरण करता है, ये हमने जाना। इसके साथ ही ड्यूडेनम में जो दूसरा हार्मोन निकलता है सिक्रेटिन, ये उत्तेजित करता है अग्न्याशय को, और अग्न्याशय से निकलने वाला जो रस है वो कहलाता है अग्न्याशयी रस, जिसमें पाया जाता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन को बदलता है पेप्टाइड में, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को बदलता है शर्करा में,
लाइपेज एंजाइम वसा को बदलता है वसीय अम्ल में, और इस अग्नाशयी रस को हम कहते हैं पूर्ण पाचक रस। इसके बाद हमने देखा था जो जेजुनम वाला भाग है उसमें भोजन को फैला दिया जाता है, और इसके बाद इलियम वाला जो भाग है इसमें निकलता है आंत्र रस जिसे हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, और सक्कस एंटेरिकस में होते हैं ये 5 एंजाइम, इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज, जिसमें से मैंने कहा था इरेप्सिन को आपने याद भी रखना है। इरेप्सिन पेप्टाइड को बदल देता है अमीनो अम्ल में, और इसके साथ ही इलियम में होता है अवशोषण। इस अवशोषण के लिए जो सतह उपलब्ध कराता है उसे हम कहते हैं रसांकुर या फिर विली। तो ये सब कुछ हमने जाना था चौथे चरण अपनी छोटी आंत में। इसके बाद जो हमारा काइम है वो पहुंचता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के भी हमने 3 भाग देखे थे। एक था सिकम, दूसरा था कोलोन और तीसरा था मलाशय। जो सिकम है यहाँ पर को वृद्धांत्र में पूरा का पूरा जो जल है वो अवशोषित कर दिया जाता है, जल का यहाँ अवशोषण होता है, और इसके बाद जो भोजन मलाशय में पहुंचता है वो कहलाता है काइल। उसके बाद हम इस काइल को मल के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से एक ही पेज में आप पूरे के पूरे पाचन तंत्र को बना सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा याद हो गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न, ग्रासनली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को कहा जाता है। देखिए, जो ग्रासनली की दीवारों का संकुचन और प्रसरण है उसे क्या कहा जाता है। मुझे विश्वास है आप लोग इसे बता पा रहे होंगे। ये कहलाता है क्रमानुकुंचन। तो यहाँ पर को ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्रमानुकुंचन गति कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रासनली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है। देखिए, ये भी आप बता पा रहे होंगे। देखिए, ग्रासनली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के पहले भाग में पहुंचता है, और पहला भाग कौन सा है, वो है कार्डियक वाला भाग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। कार्डियक वाले भाग में ग्रासनली से जो भोजन है वो सबसे पहले पहुंचता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। देखिए, कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन शुरू करेगा, तो ये है पेप्सिन एंजाइम। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इसका भी आंसर आप दे पाए होंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। अगला प्रश्न देखते हैं, आमाशय के पश्चात आंत में प्रवेश करने वाला भोजन कहलाता है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आमाशय के पश्चात आंत में जो प्रवेश करता है भोजन वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है काइम कहलाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आमाशय के पश्चात आंत में प्रवेश करने वाला भोजन कहलाता है काइम। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो देखिए, आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वह है छोटी आंत। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है। देखिए, अधिकांश भाग जो पाचन का है वो हमारे शरीर में संपन्न होता है छोटी आंत में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम है वो है रेनिन एंजाइम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा बी पीलिया। तो रक्त में अगर बिलिरुबिन बढ़ जाता है ये रोग हो जाता है पीलिया का। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मानव पाचन तंत्र में पित्त रस स्रावित होता है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानव पाचन तंत्र में जो पित्त रस है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर होगा यकृत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सिग्मोइड कोलोन किसका भाग है। देखिए, जो सिग्मोइड कोलोन है वो है बड़ी आंत का भाग। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। सिग्मोइड कोलोन है बड़ी आंत का भाग। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अपाच्य भोजन का अधिकांश जल आहार नाल के किस भाग में अवशोषित होता है। तो देखिए, जल का अवशोषण जो होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में जल का अधिकतम अवशोषण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन के बाद प्रोटीन बदल जाता है। देखिए, पाचन के बाद जो प्रोटीन है वो बदल जाता है अमीनो एसिड्स में। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पाचन के बाद प्रोटीन बदल जाता है अमीनो एसिड में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है। तो पूर्ण पाचक रस के बारे में आपसे पूछ रहा है। पूर्ण पाचक रस कहा जाता है अग्न्याशयी रस को। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। जो अग्न्याशयी रस है उसे कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है।
तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है? तो देखिए वसा के इमल्सीकरण के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पित्तरस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, पित्तरस द्वारा वसा का इमल्सीकरण होता है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मानव पाचन तंत्र के अंगों का वह संयोजन है जो किसी भी पाचन क्रिया को पूरा नहीं करता है? देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा समूह है जिसमें किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है, तो वो समूह आपने बताना है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा, ग्रासनली, बड़ी आंत और मलाशय। ये ऐसे अंगों का समूह है जिसमें पाचन नहीं होता है। देखिए ग्रासनली से भोजन केवल आमाशय तक लाया जाता है, बड़ी आंत में केवल जो जल है उसका अवशोषण होता है और मलाशय में जो काइल है वो इकट्ठा रहता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा, ग्रासनली, बड़ी आंत और मलाशय ऐसे अंगों का संयोजन है जिसमें किसी भी प्रकार का पाचन पूर्ण नहीं किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आज हमने मानव पाचन तंत्र को पूर्ण कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको पूरा का पूरा पाचन तंत्र समझ में आया होगा और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको हल कराए हैं वो आप हल कर पाए होंगे। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में।